नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हैं। और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में हुए शामिल। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आया राम गया राम की शुरुआत हो गई है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बौरासी ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस की दोबारा सदस्यता ले ली है। सदस्यता हासिल करने से पहले पूर्व सांसद और उनके बेटे ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से यहां पर मुलाकात की है। आप लोगों को बताते चले, पूर्व सांसद के एक बार फिर से पार्टी में शामिल होने से इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सांवेर विधानसभा सीट से उपचुनाव में टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह तुलसी सिलावट को कड़ी चुनौती देते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू एक बार फिर से कांग्रेस में हो गए हैं शामिल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। प्रवासियों को अगर लॉकडाउन से पहले जाने दिया होता तो कोरोना वायरस के मामले इतने ना बढ़ते। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि अगर प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन लागू किए जाने से पहले घर जाने की अनुमति दी गई होती तो देश में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ने से रोका जा सकता था, क्योंकि तब यह संक्रमण कम स्तर पर फैला हुआ था। एम्स, जेएनयू, बीएचयू समेत अन्य संस्थानों के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कोरोना वायरस कार्य बल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लौट रहे प्रवासी अब देश के हर हिस्से तक संक्रमण लेकर जा रहे हैं। ज्यादातर उन जिलों के ग्रामीण और शहरी उपनगरीय इलाकों में जा रहे हैं जहां मामले कम थे और जन स्वास्थ्य प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा और कहा गया है कि अगर प्रवासियों को लॉकडाउन से पहले उनके घर जाने दिया गया होता तो कोरोना वायरस के मामले इतने ना बढ़ते। ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की काफी फजीहत हो रही है और लोग केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर के। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कोरोना काल में गिरी धर्म की दीवार, मस्जिद बनी क्वारंटीन सेंटर, तो वहीं मंदिर में ठहराए गए मुस्लिम प्रवासी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी दुनिया इस समय संकट से घिरी हुई है। हालांकि इस संकट के बीच कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली हैं। ऐसी ही एक अच्छी खबर सामने निकल के आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में देखने को मिला है कि जहां धर्म की दीवार गिर गई है और एक मस्जिद और मदरसे के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। खबर के अनुसार नादिया जिले के कालीगंज ब्लॉक के भागा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गांव में स्थित मस्जिद और दारुल उलूम मदरसा के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया कि इस महामारी के बीच भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अब इन क्वारंटीन सेंटर में लोगों से बिना उनका धर्म पूछे आइसोलेट करके रखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में हिंदू समुदाय की तरफ से भाईचारे की मिसाल पेश की गई है, जहां बंगाल के 2 मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को एक मंदिर में करीब 1 माह तक ठहरने की इजाजत दी गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कोरोना काल में गिरी धर्म की दीवार, मस्जिद बनी क्वारंटीन सेंटर, तो वहीं मंदिर में ठहराए गए मुस्लिम प्रवासी। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करें, फौरन लॉकडाउन को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने पीएम मोदी को लिखी जवाबी चिट्ठी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट के बीच देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने देशवासियों को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनवाई थी। अब इस पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने पीएम मोदी को एक जवाबी पत्र लिखा है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से लॉकडाउन को तुरंत खत्म करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, करोड़ों लोगों की आजीविका चली गई है और वह भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, जिसमें कई रास्ते में ही मर गए हैं। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये यहाँ पर मार्कंडे काटजू ने कहा है। काटजू ने चिट्ठी में लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिए जाने का आरोप लगाया और लिखा है कि 24 मार्च की रात 8:30 बजे लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लोगों को तैयारी के लिए सिर्फ 3.5 घंटे का वक्त दिया गया, जिससे अव्यवस्था फैली। आप लोगों को आगे बताते चले, काटजू ने देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार को बंद करने की भी मांग की है। उन्होंने लिखा है कि इससे देश में अलगाव हो सकता है। ये यहाँ पर तमाम बातें लिखी हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने जवाबी चिट्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी को। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। शिवसेना के नेता संजय राउत का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम से फैला है कोरोना वायरस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गुजरात और बाद में मुंबई और दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है। संजय राउत ने आगे कहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल कुछ प्रतिनिधि बाद में दिल्ली और मुंबई भी गए हुए थे। राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि लॉकडाउन को बिना किसी योजना के लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाने का जिम्मा राज्यों के सिर मढ़ दिया गया है। संजय राउत ने आगे कहा है कि विपक्षी पार्टी भाजपा ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन एमबीए के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि इसका बना रहना तीनों दलों की मजबूरी है। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से ही फैला है देश भर में कोरोना वायरस। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मस्जिदें खोलने पर लगातार बना है कंफ्यूजन। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी घर से ही नमाज अदा करने की सलाह। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर कंफ्यूजन बना हुआ है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यहिया कहते हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी ने सभी धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोले जाने का ऐलान कर दिया था। हमारे पास इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से हम इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहिया कहते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में हमारी सलाह यही है कि हमें पहले की तरह घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। यहिया मस्जिद कमेटी और इमामों से अपील करते हैं कि मस्जिदों को फिलहाल बंद ही रखा जाए। अगर आगे 1 महीना मस्जिदें नहीं खुलेंगी तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये यहाँ पर कहना है पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कितने भूख से तो कितने पैदल चलते चलते मर गए। पीएम केयर्स फंड से कितने प्रवासी मजदूरों को दिए गए पैसे, कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछे हैं सवाल। कोरोना संकट के बीच सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम केयर्स फंड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। सिब्बल ने पूछा है कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासियों को कितना पैसा दिया गया। लॉकडाउन खोलने को लेकर के सिब्बल ने कहा कि 4 घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को अब मालूम नहीं है कि किस रास्ते आगे जाना है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि पहले एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया है। मैं उनसे इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करता हूं। ये यहां पर कहा है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि देश में कितने मजदूर हैं सरकार को यह भी पता नहीं है। सिब्बल ने बताया कि देश में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, सरकार के पास ये डेटा मौजूद नहीं है। ये जोरदार हमला कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है और कहा है कि पीएम केयर्स फंड से अब तक
कितने प्रवासी मजदूरों को दिए गए हैं पैसे, ये यहां पर कपिल सिब्बल ने पूछा है पीएम नरेंद्र मोदी से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। दिल्ली सरकार के पास नहीं है सैलरी देने का पैसा, मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांगे 5,000 करोड़। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। प्रत्येक राज्य में इसे लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे सब कुछ बंद है। ऐसे में सभी राज्यों की सरकारों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार के सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। मनीष सिसोदिया ने आगे बताया है कि पिछले 2 महीने में कर वसूली के तौर पर सरकार के पास कुल 1,000 करोड़ राजस्व आया है, तो वहीं अन्य स्रोतों से 725 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं। तो वहीं सिसोदिया ने आगे बताया है कि दिल्ली सरकार को आपदा प्रबंधन का भी पैसा नहीं मिला है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सामने सैलरी देने का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांगे हैं 5,000 करोड़ रुपए। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।